अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो सारे मामलात का आज मैं जिक्र करती चलूं जो डेवलपमेंट्स हुई। शेख रशीद साहब ने टीएलपी के और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद मगरबी ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेंगे नामूस रिसालत के हवाले से। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि टीएलपी से जो मुज़ाकरात हुए उसमें से 733 में से 669 जो है वो एमपीओ के तहत जो थे उनको रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों का ज़्यादातर ताल्लुक उनका बताना था कि सदन पंजाब से था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि 7 रिजवी समेत 210 एफआईआर अदालती प्रोसेस से गुजरेंगी। इसीलिए उन्होंने बहुत ही वसूख से कहा कि जब रियासत की रिट को कोई चैलेंज करता है तो फिर कानून जो है वो हरकत में आता है। इससे मुराद उन्होंने ये दी। एक और उन्होंने जिक्र किया टीएलपी के कलअदम करार दिए जाने के मामले पर। उनका ये कहना था कि उनके पास 30 दिन का वक्त है। अब 30 दिन यानी आखिरी दिन भी वो चाहें तो वो अपील में जा सकते हैं। ये तो है वो लुब्बे लुबाब जो शेख रशीद साहब ने कहा, और बड़ी कॉन्फिडेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से यूँ लगता था कि जैसे हुकूमत ने एक मार्का सर कर लिया है। जो सारे हालात थे अब वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हैं। और हमने ये कह देना बड़ा गलत है कि हमने रियासत की रिट को चैलेंज करने दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया हम उनके साथ जो है वो कानून के जरिए ही निपटेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का भी बड़ा बिजी डे रहा और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर तकरीब से खिताब किया। नौशहरा में भी जल्लोज़ई जो हाउसिंग स्कीम है उसका इनेकाद था, उसके बाद फिर एक और जगह गए। तो हर जगह जब वो तकरीब से खिताब कर रहे थे तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। उन्होंने ताकतवर का जिक्र किया कि ताकतवर जब कानून की गिरफ्त में लाए जाएं तो वो पीडीएम जैसी अलायंस बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने शुगर माफिया को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इस शुगर माफिया जानबूझकर पैसे बढ़ाती है, टैक्स नहीं देती, और उसके बाद जब इन पर हाथ डाला जाए या कानून के शिकंजे में इनको लाया जाए तो ये बताया जाता है कि ये खास लोग हैं। इशारा किसकी तरफ था इस पर भी बात कर लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ है कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब। ये भी वाजे कर दूं कि आज असद कैसर साहब ने बाकायदा तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी स्पीकर की तरफ से यानी उनको नोटिस दिया गया है। 7 दिन के अंदर उन्होंने वजाहत पेश करनी है अपनी उस कॉन्डक्ट की जो कि इंतहाई शर्मनाक थी कल, जिसकी कि वो खुद भी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और 7 दिन में उन्हें माजरत करनी है और जवाब भी देना है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार, और कमर चीमा साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार भी मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, पहले ज़रा आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक टीएलपी से रिलेटेड और एक जिसकी तरफ इशारा शुगर माफिया का यानी जहांगीर तरीन का हम जिक्र करेंगे। ये फरमाइएगा पहले कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मामलात थे, जो हुकूमत को चैलेंज दरपेश था, जिस तरह से यह हैंडलिंग थी, क्या आप ये कहेंगे कि अब सब अमन है, सब सुकून का सांस ले लें क्योंकि सारे मामला तय पा चुके हैं और आने वाले दिनों में भी कोई मसला नहीं होगा? देखिए, मामला जो है ना बहुत हसास नोयत का था और बड़ा सेंसिटिव था, और ये कोई आइडियल माहौल के साथ या आइडियल जिसे कहते हैं ना कंक्लूजन नहीं हुआ। यानी कई जगह पर हुकूमत को मसलहत के तहत काम करना पड़ा, मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, ताकत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, और इसी तरीके से तहरीक लब्बैक को भी मफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान खेलना पड़ा है। एंड अल्टीमेटली ये बात, क्योंकि देखिए जितनी मर्जी आप ताकत का इस्तेमाल कर लें, फाइनली तो आपको निगोशिएशन की तरफ आना पड़ता है। तो ये निगोशिएशन जो हुई है इसमें हुकूमत ने भी लचक का मुजाहरा किया है और तहरीक लब्बैक के लोगों को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने भी एक लचक का मुजाहरा फरमाया है। और जो मुश्तरका करारदाद पेश हुई है, मैं समझता हूँ उसमें अपोजिशन जमातें भी और उसमें हुकूमत भी और उसमें तहरीक लब्बैक सबको ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि एक बड़ा मसला जो एक बड़ी लड़ाई पैदा कर सकता था, और ये मामला भी इतना हसास नोयत का था, जज्बातियत का मसला है और दीनी मसला है, लेकिन उस पर एक बड़ा इंतशार पैदा होने के जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो खत्म हो गए और अब एक मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो गया है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मामला वक्ती तौर पे तो खत्म हो गया है, लेकिन अब क्या ये दोबारा ये मामला उठेगा? ये बेसिकली डिपेंड करता है हुकूमत के मूड के ऊपर। यानी जितनी कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में दी है और जितनी आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं, अगर हुकूमत ने ये वाकई इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिसाइज किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, रिलीजियस कंट्रीज के साथ और वहाँ के जो फोरम्स हैं OIC वगैरह, तो फिर उससे ये मामला थोड़ा सा दब जाएगा और तहरीक लब्बैक को भी ये समझना पड़ेगा कि जहां तक पॉसिबल है हुकूमत ने अपनी आवाज उठाई है। सफीर भेजने वाली बात, मुझे लगता है कि ये मामला जरा अभी फौरी तौर पे हल होने वाला नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो है हुकूमत ने उनको इंगेज कर लिया तहरीक लब्बैक को, क्योंकि तहरीक लब्बैक के ऊपर भी एक प्रेशर था
देखिए बिल्कुल वो एक सियासी कुव्वत है, सही। उसके सलमान पास आबिद साहब, वोट बैंक आपने है, आपके वो ओपनिंग कहते हैं रिमार्क्स कि वोट से वो आप नाराज के आ गए हैं। जरा मैं है। ओपनिंग रिमार्क्स बकिया गेस्ट के भी ले लूं बिफोर वी मूव ऑन फर्दर। कमर चीमा साहब, सलमान साहब कहते हैं कि बड़े अफाम और तफहीम से दोनों लोगों ने मतलब लचक का मुजाहरा किया, और उसके बाद जो है ये मामला तय पा गए। क्या आप अग्री करते हैं कि वाकई ये लचक का मुजाहरा था और अफाम तफहीम से हो गए? क्योंकि मेरे नज़दीक मामलात ऐसी नहज पर पहुंच गए थे कि जहां ये अफाम तफहीम होना लाजिम और मलजूम हो गया था दोनों अतराफ के लिए, खुसूसन हुकूमत के लिए। दूसरी बात, आज शेख रशीद साहब ने दोबारा से जिक्र किया है उस इंडियन इन्वॉल्वमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 लाख के करीब जो हैं वो लोग ऑनलाइन थे इंडिया से, और इस पूरे वाक़े को कैश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, इंटाइस करने की कोशिश की जा रही थी। इससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली आप समझते हैं पाकिस्तान के पास है? क्योंकि पहले भी वो EU लैब का पूरी सारी चीज़ें सामने आई थी। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ाहिर बात है, मेरा ख़्याल है डैमेज तो जो रियासत को डैमेज होना था, इस सारे सिनेरियो से वो डैमेज तो हो चुका है। रियासत ने असर्ट किया, फिर रिट्रीट किया, लेकिन ये रिट्रीट में भी ज़रूरी था क्योंकि हमें अमन-ओ-अमान कायम करना और ये अपने ही लोग थे, तो डायलॉग ही बनता था। लेकिन अब रियासत ने क्या शक्ल इख्तियार करनी है या मुस्तकबिल में, वो भी इसमें बड़ी अहम चीज़ है। जो शेख रशीद साहब कह रहे थे इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वो मैं समझता ये हूं कि भारत के हाथ में एक मौका आ गया, और वो मौका उनके हाथ में ये आया कि वो पिछले कुछ अरसे से, जिसको हम पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, वो ये जो साइबर वॉर्स होती है, साइकोलॉजिकल वॉर, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये टूट गया है, इसके ये ब्रोकन है, इसकी इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनइलेक्टेड ऑफिसर्स और एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा कंट्रोल है। तो ये वो माहौल पैदा करने की पाकिस्तान में कोशिश करे, जिससे बहुत सारे लोग, जिसमें से बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं, तो इस वजह से उनका जो नैरेटिव था वो उसको ताकत मिल रही थी। अच्छा, इंडिया ने इस पे कोशिश तो की, लेकिन वो उन्होंने कोशिश इसलिए की, वो कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कश्मीर में बिजी रखा और हम कश्मीर पे जो माहौल बनाते हैं, तो वो बेसिकली अपना वो बदला लेने के लिए वो तैयार बैठे हुए, तो वेट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी तो हम ही ने दी उनको, लेकिन ये एक बड़ा हमारे पास एक टूल आ गया है हमें अलर्ट रहने का और इसको बताने का। देखें, इस बात को हम इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा चुके हैं। सही। हमारे फॉरेन ऑफिस और DJSPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन कोई ग्लोबल रिस्पांस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हमें डोमेस्टिक सोल्यूशन इसके ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, डोमेस्टिक सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अली गौर साहब, गो कि आपकी जमात के हवाले से बड़ा नजर आ रहा है कि नून लीग का एक बड़ा क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म का, मैं कहूँगी, कल जो पार्लियामान के अंदर जो रवैया था और जिस तरह से इस इशू पे माजरत के साथ लगता है कि आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये फरमाइएगा, आपको लगता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मामला थे हुकूमत के, वो अब ऑल द डस्ट हैज सेटल्ड, सब कुछ ठीक हो गया है, या कुछ दिनों बाद ये मामला फिर सर उठाएंगे क्योंकि बात वहीं अटक जाएगी फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी की? गुजारिश ये है कि कल मैं असेंबली के सेशन में मौजूद था और जिस वक्त ये सारा, बल्कि उससे पहले हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के इस इशू को हल करने के लिए जो भी उनकी वो करारदाद लेकर आएंगे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और उसकी रीजन ये थी, लेकिन अफसोसनाक सूरत ये हुई कि वो करारदाद भी गवर्नमेंट की तरफ से ना ही इधर भी मतलब है कि झूठ बोला जा रहा है, वो एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से आई। शेख रशीद साहब ने जो उधर एग्रीमेंट किया जेल में बैठ के या जहाँ कहीं भी बैठ के, तो उधर उन्होंने कहा कि हम इस करारदाद को कल हाउस में पेश करेंगे, और जो मेंबर अमजद खान जो कि PTI का ही MNA है, वो कल टॉक शो में मैं अभी देख रहा था, वो उधर एंकर के साथ बहस कर रहा था कि मेरी करारदाद से गवर्नमेंट के साथ कोई कर सकता है। मकसद ये है कि आप कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं, या जिस पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, या आप असेंबली में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था करारदाद को लेकर कि ये जो करारदाद है ये काफी नहीं है, इसमें और चीजें भी ऐड होना चाहिए। एक तो इनका रवैया इतना नॉन सीरियस था
के 3 बजे कल इन्होंने सेशन पहले एक अच्छा सेशन कॉल किया। चलिए इट्स ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट द रवैया राइट नाउ, बट व्हाट डज नून लीग वांट आउट ऑफ दिस? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये भी है कि जुमे तक जो है वो इस करारदाद के अंदर आप लोग एक फाइनल वो भी पेश कर देंगे। चाहते क्या हैं आप लोग? आप टीएलपी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि फ्रांस की जो सफीर है उनकी मुल्क बदरी होनी चाहिए? देखिए मैं यही बात कर रहा था कि 3 बजे सेशन का टाइम था। एक तो वो उन्होंने इंतहाई इजलत में रखा, एक दिन पहले सेशन मतलब है कि वो फ्राइडे तक इन्होंने पोस्टपोन किया था, फिर अचानक रात को मैसेज आया कि कल सेशन है 3 बजे। तो 3:10 पे हमारी बाकी मीटिंग चल रही थी, तो स्पीकर साहब का मैसेज आया कि अगर आपने कोई टॉपिक पे बात करनी है तो मेरे ऑफिस आके कर लें। मतलब है कि इनको भी ये मैनर्स और तमीज और जो नून लीग क्या चाहती है अली गौर साहब, आप ये नहीं बताएंगे? पार्टी के मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जल्दी आ जाए, ब्रेक लेनी है, फौरन आ जाइए। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए तो इनको चाहिए कि उसको प्रॉपर अपोजिशन पार्टी से रब्ता करते हैं, उन इश्यूज पर उनको एतमाद में लेते हैं, उनसे कोई राय लेते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो आफ्टरऑल तमाम पाकिस्तान की पार्टी ने ये तो इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है और इस तरह से इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। लेकिन बहरहाल हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस इशू को चूंकि इन्होंने बड़े शदीद तरीके के साथ खुद बिगाड़ा है, ये इनका क्रिएट किया हुआ है, इनकी नेग्लिजेंस और इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। लिहाजा हम कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, हम अपनी तजवीज़ जरूर देंगे, लेकिन अगर ये तो पाकिस्तान की बेहतरी और उसके मफाद में इनका मसला हल होता हो तो हमने तो गैर मशरूत कहा कि हम इनकी ठीक है, आप आए बाएं शाये करते रहे, लेकिन आप मुद्दे पे मत आइएगा। नून लीग क्या चाहती है ये बताने से आप लोग क्यों कासिर हैं भाई? या आप कह दें कि जी हम टीएलपी के साथ हैं, हम चाहते हैं कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी हो, लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन, वो भी इतने हसास मामले पर, मेरे ख्याल से इस पर आप लोगों को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। सलमान आबिद साहब से, कमर चीमा साहब से भी पूछेंगे हुकूमत का जो रवैया रहा, जो ऑपोजिशन का रहा, और अब देखिए वही वाली बात है कि मामलात जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल उस तक पहुंचने हैं, राउंड तक। जब तक आप जितना भी उसे अंडर द रग डालते जाएं, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए जो अभी हमने गुज़िश्ता 6-7 दिनों में देखा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी, पंजाब असेंबली की मेंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैं ये जानना चाहूंगी मुसर्रत साहिबा, क्या आप समझते हैं, गो के वजीर दाखिला ने आज बड़ी जामे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन मामलात आपको लगता है कि इससे हल हो जाएंगे? जिस तरह से मामलात बिगड़े थे, अब जो कुछ भी करारदाद के हवाले से होगा या जो कोई भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर रहा कि यू मस्ट हैव, मतलब पंजाब हुकूमत को वो एंटिसिपेट नहीं कर सके कि इसका फॉल आउट क्या होगा जब आपने तहवील में ले लिया था साद रिजवी साहब को। अब बहुत चीजें सीखने को जरूर मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल हैं। और एक मैं बात और आवाम को इससे आगाह करना चाहती हूँ कि इसमें जो सीखने वाली बात है, या सीखने से ज़्यादा जो समझने वाली बात है, कि समटाइम्स जितने भी डिसीजंस होते हैं जो टफ होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, उस वक्त वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसी के पेश नज़र किसी बड़ी परेशानी से बचने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए फैसले होते हैं, जिसका और उसके लोगों को इसलिए वो बड़ी अजीब बात लगती है बिकॉज उन चीज़ों के मुहर्रकात और उनके बैकग्राउंड का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो अभी सारा जो सिलसिला हुआ वो एमिकेबली सेटल तो हो गया, लेकिन इसको इस अगर मैं इसको और मजीद बेहतर अंदाज में बयान कर पाऊँ तो क्या ही अच्छा होता, बिकॉज ये सारी चीजें, ये सारी एक्सरसाइज तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे थे और कोई लास्ट फ्यू मंथ्स से इनको एंगेज किया हुआ था। और जो देखें प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजों के ऊपर ही आपने एग्रीमेंट करना होता है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज मुसर्रत साहिबा, जो आज उन्होंने कहा ना कि 733 में से 669 जो है वो उनको रिहा कर दिया गया। लोगों के अंदर ये सवाल है कि क्या जो कोई भी कानून हाथ में लेता है,
ठीक है, और जिनको एमपीओ के तहत बुक किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद इतने मजे से सब रिहा भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब जीत तो उनकी हुई जो कि कानून शिकनी करते हैं। नहीं नादिया, इसमें बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जीत इसमें किसी की भी नहीं हुई, और हार मैं इसलिए सबकी कहूंगी अब जाके जीत हुई है कि देखें गवर्नमेंट और तो छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर का तो सबको पता है कि वो नमूसे रसालत के ऊपर उन्होंने क्या क्या इंटरनेशनल स्टेप्स उठाए या उनकी फीलिंग्स क्या है। मैं तो ये कहती हूँ कि 22 करोड़ बसने वाले सारे पाकिस्तानी, इवन जो यहाँ पे हमारे भाई माइनॉरिटीज के जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो भी ये नहीं सोचते, तसव्वुर करते। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मैं, आप, हम सब, ये लोग भी और जिनके ऊपर ये जाके अटैक कर रहे थे वो लोग भी सारे ही नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम सब की जाने कुर्बान। इन 22 करोड़ लोगों में से तो किसी ने ये हरकत नहीं की थी, ना कोई सोच सकता है। सही बात है। इम्पोर्टेंट चीज जो सीखने वाली है, जो सबक सबसे बड़ा ये है, वो ये है कि मैं उसको इस तरह से बयान करूं कि भाई ये हम फ्रांस वालों को ये ललकार रहे थे कि तुम लोग होश के नाखून लो, तुम लोग अपने आप को सीधा कर लो, वरना हम अपना मुल्क, अपना घर, अपने आप को मार देंगे। अपने आप को मारने के मुतरादिफ था ना कि कांस्टेबल भी कलमा पढ़ रहा है, वो भी नमाज पढ़ रहा है, और जो दूसरे उन पे अटैक कर रहे थे वो भी कलमा गो है, सच्चे मुसलमान है, दिल से प्यार करते हैं। बात रवैयों की है कि हमने किसी दुश्मन की साजिश के तहत क्या अपने घर को तो नहीं हम जलाने जा रहे। उसमें पुलिस की इसलिए मैं कसूर थोड़ा नहीं समझती, बिकॉज वो तो उनको भी रोकने के लिए और आम आवाम को बचाने के लिए बेचारे बिल्कुल सही हुए। बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब ये है कि वो जो कल अदम जो करार दिया गया है, देखना है कि टीएलपी उसके अगेंस्ट क्या अपील में जाता है या नहीं जाता। जी, उस पे नादिया देखें, उस पे अब ये है जैसे आपने अभी फरमाया कि आपने एमपीओ के तहत तो फिर इस तरह की जब कोई भी चीज आती है तो हमने लोगों को छोड़ना ही होता है, लेकिन इसमें जो सीरियस जैसे जो जिनके हाथों से मतलब जाहिर है लोग शहीद हो गए, लोगों 210 एफआईआर जिनका जिक्र किया गया। जी, और उसके बाद जिन्होंने जो सरकारी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर रियासत इसलिए वो पीछे हम नहीं स्टेप बैक कर सकते, अदरवाइज कल को कोई भी करेगा एक चीज, कानून की फिर हम कहते हैं ना बालादस्ती, तो वो फिर कायम नहीं रह सकती। बाकी एमपीओ के तहत तो आपको पता ही है कि वो तो पूरी दुनिया में ये एक्सरसाइज, और साथ रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से अभी कुछ नहीं पता, उसका मैं अर्ज कर देती हूँ। जहाँ तक कल अदम की बात है तो वो ये है कि एक लीगल तरीका होता है कि जब भी इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो इनके पास अपील का टाइम है, उसमें ये अपीयर भी हो सकते हैं, और उसमें जो टाइम लाइन है 30 डेज की होती है। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप आगे भी बेहतरी की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन इससे हमें सबक ये सीखना है कि कोई हमारा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, कोई गुस्ताख ये गुस्ताखी करे तो हमने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। बिल्कुल, और आप लोगों के लिए भी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा मुसर्रत साहिबा, बहुत कुछ सीखने को है, ना सिर्फ इस बात पे बल्कि a lot that has happened, और इसी पर हम तज्जिया भी करवा रहे हैं अपने मोहतरम मेहमानों से। थैंक यू सो मच मुसर्रत फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं आपकी तरफ आती हूँ सलमान आबिद साहब, वेरी क्विकली बिफोर वी वाइंड अप दिस वन एंड मूव टुवर्ड्स जहांगीर तरीन साहब। आपको लगता है, देखिए हसास मामला अपनी जगह, लेकिन बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं इस वक्त सब, और ऐसा लगता है अगर आप इसको यू स्टेप बैक और आप देखें तो लगता है कि आइंदा कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इस तरह से नामूस रसालत के हवाले से, या अगर आप ये नारा लगाते हैं तो इसके बाद जो है एक तरह से द पावर इज इन योर हैंड, इस तरह से लगने लगा है, और उस पर बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए भी डरा जाता है। ये बड़ी खतरनाक सिमत है जिसमें हम जा रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर आप भी पाकिस्तान की सियासत को समझती हैं, तारीख को समझती हैं, यहाँ पर हमेशा से सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने और बहुत से फरीकैन ने मजहबी कार्ड जो है ना उसको हमेशा से अपनी सियासत में इस्तेमाल किया है, और मजहबी कार्ड जो है वो फिर एक इंतशार की सियासत को जन्म देता है। अब मसला ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के बारे में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, सबका इत्तफाक है, लेकिन अगर हम उसको बुनियाद बना के कुछ इस तरह की सियासत करने की कोशिश करेंगे कि उससे अपने ही मुल्क के अंदर एक दाखिली सतह पर इंतशार पैदा कर दें, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि सियासत के अंदर ये जो मजहबी कार्ड है, इसको ये हमेशा से बाज़ औक़ात एक मसला पैदा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि खास तौर पे सियासी जमातें, हमारी सियासी जमातें इसको अपने वक्ती इंटरेस्ट के लिए जो है ना वो उसको अपने कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सही। अब तीसरा बात ये है कि आपको लगता है सलमान साहब, आपको लगता है पीटीआई ने इस्तेमाल किया फैजाबाद धरने में और नून लीग इस वक्त इस्तेमाल कर रही है?
ये सारी, मैं तीनों जमातों की बात कर देता हूँ, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, अगर आप इन तीनों जमातों को देखें, जैसे फ्रांस के सफीर को निकालने के मामले में तीनों जमातें हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कल बाइकाट कर दिया। पीएमएल-एन के लोग वाजे तौर पर ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जी आप फ्रांस के सफीर को दरबदर करें, और इसी तरह से इमरान खान साहब भी तैयार नहीं है। तो हमें एक, हमारा अंदर एक मसलहत का कार्ड तो आ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि देखिए हमारा वोट बैंक मुतासर ना हो, मजहबी लोग नाराज ना हो जाएं, हम पर कहीं फतवे ना लगने लग जाएं। और इसी तरीके से पीटीआई जिस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने भी इस कार्ड को खेलने की कोशिश की थी, और आज जो है बाकी लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो एहसन इकबाल साहब ने, खाकान अब्बासी ने जो रवैया इख्तियार किया, तकरीरें की, उसमें लग रहा था कि वो सारे मामले को इमोशनलाइज तरीके से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पे हमें इस मामले के अंदर एक मामले की नजाकत को समझते हुए एक हालात को बिगाड़ने की बजाय उसको सुधारने की तरफ जाना चाहिए। और तरीके लब्बैक को भी एक बात समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने लंबे अरसे के लिए सियासत करनी है तो वो अपना वायलेंस बेस्ड कल्चर जो है ना, इसको खत्म करना होगा, बिल्कुल खत्म, और उसको भी डिसोन करना होगा। हाँ, और ये धरने की सियासत को भी ना, कि जिसमें आप लॉकडाउन कर देते हैं, पूरे मुल्क को पैरालाइज कर देते हैं। देखिए एहतजाज जो है वो सियासी और जमहूरी हक है, लेकिन उस एहतजाज के अंदर अगर आप कल्चर ऑफ वायलेंस को बतौर टूल इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे उनकी अपनी जो कमजोरियां वो सामने आएंगी। पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है, तीसरी बड़ी सियासी जमात है। अली गौहर साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ। अली गौहर साहब, चलें अब इस टॉपिक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लीडर को बुलाने के लिए बड़ी तवील मीटिंग की है शेख रशीद साहब ने, बरतानिया के हवाले से जो उन्होंने बोला भी आज, और कहा कि अब हमने उन्हें बताया कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस भेजें, वो मतलूब हैं कई केसेस में। सो ये मामलात पे भी हुकूमत खामोश नहीं रहने वाली। देखिए गुजारिश ये है कि पहले वो अपने मामलात को सुधार लें। मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी वापस आए थे, अब भी जब भी उनकी सेहत बेहतर होगी, पर जब उनकी पार्टी के लोग समझेंगे कि उन्हें आना चाहिए, वो जरूर वापस आ जाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से वो अपनी पार्टी की क़यादत बैठ के कर रहे हैं, हर जलसे में भी मौजूद होते हैं और हर मीटिंग में भी वो हमें जो है वो ज्वाइन करते हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल थी, मैं तो हमारा मकसद तो बड़ा वादे, आप कह रही थी हमारा मकसद वादे नहीं, हमारा मकसद ये है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था, जिस पर कि उसकी डेट आ गई थी और ये असेंबली में इन्होंने पेश करना था, पास करवाना था, अगर ये उसको करवा नहीं सकते थे, असेंबली में पेश नहीं कर सकते थे, तो फिर इन्होंने इनके साथ झूठा वादा उस वक्त क्यों किया था। अब हमारा बड़ा क्लियर मकसद है कि हुकूमत इस मामले को हल करने के लिए फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए अभी तक तो ये निकालने की करारदाद लाई नहीं है। ठीक है, ये जिस किस्म की भी करारदाद लेकर आएंगे, हम गैर मशरूत इनकी जो है वो सपोर्ट करेंगे उस मामले को हल करने के, चाहे वो मुल्क बदरी उसके अंदर हो, फ्रांस के सफीर की, आप गैर मशरूत, चाहे फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी हो, और अगर इन्होंने उनके साथ वादा किया तो उस वादे को पूरा करें। फिर करते क्यों नहीं है उसकी, अगर ये समझते हैं, अगर ये इतने समझदार लोग हैं कि इनको ये वादा नहीं करना चाहिए था, तो उस वक्त किया क्यों था, फिर करना ही नहीं चाहिए था। उस वक्त इनका कंडक्ट ही बिल्कुल गलत था, इनको नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर ये अमल दरामद क्यों नहीं करते। सारी एजेंसीज, इन एजेंसीज को तो ये तो पता चल जाता है कि ऑपोजिशन के ऊपर झूठे केस बनाने हो, नैब गर्दी कैसे होती है, ऑपोजिशन के लोगों को कैद कैसे करना है, उन पर झूठे मुकदमात कैसे बनाने। इनको ये पता नहीं था कि ये जत्थे बैठे हैं और ये पुलिस पर हमला करने वाले हैं, पाकिस्तान के इमलाक पर हमला करने वाले हैं, इनको रोकना कैसे है। उस वक्त इनकी सारी एजेंसीज और सारी रिपोर्टिंग सोई हुई थी। और जब ये सब कुछ हो गया, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, वो मासूम, वो अपनी माँ के जो चश्मो चराग जिनके ऊपर इन्होंने नंगी गोलियां बरसाई, इनको इंशाअल्लाह ताला आज भी और कल भी, एक तरफ इन्होंने सानिया साहिवाल किया, दूसरा सानिया यतीम खाना चौक लाहौर हुआ, ये जो इतने जनाजे उठे हैं, इनका जवाब दे कौन है। एक मॉडल टाउन भी हुआ था, वो भी नहीं भूले, एक मॉडल टाउन वाकया भी हुआ था। मॉडल टाउन हुआ था तो वो हमने फेस किया, अगर हुआ जिसकी नेग्लिजेंस से हुआ, लेकिन आज इसका तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि ना इस चीज का वो रिजवी साहब के साहबजादे को इन लाशों का सौदा करना चाहिए, और ना हम करने देंगे। ये पाकिस्तान के बेटों की लाशें, जो पुलिस वालों के साथ सलूक हुआ,
उनके लोगों के उनको भी कटहरे में लाना चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और वो फिर ये हर टीएलपी में चीज पर ताल्लुक रखने बच्चे- वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वायलेंस की है, फिर आप उनके खिलाफ बात करेंगे क्योंकि आप बिल्कुल, नहीं करते। जिन लोगों ने वायलेंस की है वो पुलिस के लोग हैं, वो एजेंसीज के लोग हैं और उन्होंने बिला वजह मासूमों के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं। हाँ। और जो पुलिस अली गौहर साहब, एक मिनट जो भाई, पुलिस अली वालों गौहर पर साहब, किसी कितने ने, लोग मर गए हैं कैसी भैया? बातें कर रहे हैं आप? पुलिस वालों के ऊपर जो कुछ हुआ वो किसने किया है फिर? जो पुलिस, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, आप दो अलग अलग वाकयात हुए, आप दोनों वाकयात को मिक्स अप ना करें। जाओ, जिन लोगों ने पुलिस वालों को जख्मी किया, मैं तो कह रहा हूँ कि उन जत्थों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने पुलिस वालों को टॉर्चर किया, जख्मी किया, ठीक उनके है, खिलाफ ओके, कार्रवाई चले होनी बस ये चाहिए, आ गई मट्टी क्लैरिटी नहीं से, डालनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर वो लोगों ने भाई उन टीएलपी मासूमों के लिए ऊपर आप जितना बिला बोलेंगे वजह- वो आपके लिए कम है। आपने बहुत दफा उनकी साइड ले ली, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं। जहांगीर तरीन साहब पर जरा बात कर लेते हैं। टीएलपी को नून लीग सपोर्ट करती है, इससे ज्यादा और कोई तरीकाकार नहीं है बताने का। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जरा आ जाते हैं कमर चीमा साहब, आपसे बात करते हैं और सलमान आबिद साहब से और अली गौहर साहब से। शुगर माफिया के हवाले से आज बड़ा जिक्र किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि शुगर माफिया जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो कीमत भी सेट कर लेती है, टैक्स भी नहीं देती, फिर इन पे जब हाथ डाला जाता है तो फिर किस तरह से वो अपने आप को खास लोग बताते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये? मैं तो समझता हूँ, जारी बात है, जहांगीर तरीन साहब की तरफ इशारा, और किसकी तरफ इशारा होना है। और क्योंकि इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये था कि वो अपोजिशन का एहतसाब तो कर नहीं सके, तो अब उनके पास जो बेस्ट एक चॉइस है अपनी फेस सेविंग के लिए, कि देखें कि मैंने अपने ही लोगों का एहतसाब किया, जिन लोग जो हमारी सफ़ों में खड़े थे, हम उन्हीं के खिलाफ हमने एहतसाब किया, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में हमें मुश्किलात पैदा की। तो एक तो बात ये हो गई, ऑपोजिशन इनके हाथ से वैसे निकल चुकी है, कुछ चीजें वैसे इमरान खान साहब के कंट्रोल में और कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज इमरान खान साहब को पता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, खा ये टीएलपी का वाकया हो या जहांगीर तरीन वाला वाकया हो, इमरान खान साहब के लिए जो 2023 का इलेक्शन है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जो सपोर्ट बेस और जो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया था, ये वो जाहिर बात है लूज कर रहे हैं, और उनको इसकी फोरकास्ट है कि आइंदा मुझे स्पेस नहीं मिलेगी, तो शायद वो एक विक्टिम भी बनना चाहेंगे और अपना एक विक्टिमहुड भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कि देखें मैंने हाथ डाला, मैंने काम करने की कोशिश की, मुझे काम नहीं करने दिया गया। सो मुझे लग रहा है कि जहांगीर तरीन वाला और इमरान खान वाला जो मामला है बहुत खराब हो चुके हैं और वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। आपको लगता है वापसी की गुंजाइश नहीं? लेकिन सलमान आबिद साहब, वो एक दोबारा राब्ता जो है वो भी बहाल हुआ है। आपको मालूम है कि इल्म में होगा आपके भी कि पंजाब में आज जो इफ्तार डिनर रखा गया था उसे भी मुलतवी किया गया। राजा रियाज साहब ने गुज़िश्ता रात इसका जिक्र भी किया कि अब कुछ दिन में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी और उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होंगी। देखिए, बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप के जो साथी हैं वो, और पीटीआई के अंदर इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जहांगीर तरीन का और इमरान खान का तस्फिया हो जाए, और वो इमरान खान को ये समझा रहे हैं कि लड़ाई हमारे मफाद में नहीं है और हमारी पंजाब में और ख़ासतौर पर मरकज़ में जो अदम अक्सरियत है वो उसको बड़ा ख़तरा है। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं जहांगीर तरीन को कि वो इसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सरगोदा में भी कहा और आज भी उन्होंने ये कहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कहा कि एक कमेटी मैं बना देता हूँ, आप कमेटी से आके मिल लें, तो जहांगीर तरीन ने कहा जी हम तो कमेटी से नहीं मिलेंगे, हम तो बराह रास्त आपसे मिलना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब गुरेज करते हैं कि वो बराह रास्त उनसे मिले, क्योंकि उनको लगता ही है कि उससे उनके ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि देखिए ये समझौता कर रहे हैं और ये करप्शन के ऊपर जो है ना एक दूसरे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बराह रास्त शायद मुलाकात ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, जो लोग भी इमरान खान को ब्लैकमेल करेंगे ना, इमरान खान चाहे वक्ती तौर पे अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे अपना डिस्टेंस रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन के बारे में अब उनके अंदर कोई नरम गोशा पाया जाता है। अगर वो वक्ती तौर पे खामोश भी हो जाएं, लेकिन वो आगे 2023 के इलेक्शन पे जाने से पहले पहले जहांगीर तरीन और उनके साथियों से अपने आप को डिसएंगेज करेंगे। अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जहांगीर तरीन पे जो इस वक्त मामला चल रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगी अपोजिशन के भी बहुत से लोग जो है वो जकड़े जाएंगे। आज उन्होंने सूबाई वजीर जो पंजाब के हैं असलम इकबाल साहब, उनको भी बुला लिया है नैब के केस पे, नैब ने, यानी हुकूमत के लोग जा रहे हैं।
तो फिर जब हुकूमत के लोग जा रहे हैं तो आप ये ना समझिएगा कि अपोजिशन के लोग खामोश रहेंगे और अपोजिशन को नहीं बुलाया जाएगा। इमरान खान साहब इलेक्शन में जाने से पहले पहले ये परसेप्शन बिल्ड करना चाहते हैं कि उन्होंने एहतसाब करने की बड़ी संजीदा कोशिश की है, और अगर एहतसाब नहीं हुआ तो वो उसकी वजह अदालतें हैं। अच्छा। यानी वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आज भी उन्होंने कहा है कि बड़े में और छोटे में अगर आप तमीज नहीं करेंगे और सबके साथ यकसा सलूक नहीं करेंगे तो इंसाफ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। इससे पहले उन्होंने ओबीसी के बारे में ये कहा कि देखिए मैं तो 7 अरब रुपए लेना चाहता था, नवाज शरीफ साहब से इन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उसको भेज दिया। जी बिल्कुल। यानी वो सारा मलबा जो है ना इंसाफ ना होने का वो अदालतों पे बुनियादी तौर पे अपनी हुकूमत से ज्यादा अदालत ओबीसी के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अली गौहर साहब से पूछ लेते हैं ना, जहांगीर तरीन साहब के से कुर्बतें ज्यादा नून लीग को पसंद आएंगी बनिस्बत काफ लीग और या पीपल्स पार्टी से? जी अली गौहर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान के बहुत बड़े बड़े एटीएम है, बुखारी है, खुसरो बख्तियार है। इमरान खान का अपना कारोबार क्या है? इसमें पूरी जिंदगी आप फॉरेन फंडिंग केस उठा के देख लें, इसने लोगों के पैसे के ऊपर सियासत की है, लोगों के पैसे के ऊपर अयाशी की है, लोगों के पैसे को हमेशा इस्तेमाल किया है। तो एक अगर जहांगीर तरीन तो एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर है ना, उसको फेंक दें या रख ले पॉकेट में, उस दोनों सूत्रों में फर्क भी पड़ता। और इनकी पार्टी में भी एक लॉबी है जो जाहिर है जहांगीर तरीन के खिलाफ भी कान भरती थी। असल मकसद जहांगीर से भी पैसे निकलवाना नहीं है जो खाए, वो तो इमरान खान खुद खा चुका है या अपनी बहनों में तस्लीम कर चुका है या अपनी पार्टी या सियासत पे लगाएगा या लगा रहा है। असल चीज ये है कि उस पैसे की रिकवरी कैसे होगी, वो कैसे की है, ये सारा एक टोपी ड्रामा रचाया जा रहा है जो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। अगर इन्होंने असल पकड़ना है तो खुसरो बख्तियार से रिकवरी करे, अपनी बहनों से रिकवरी। ना पहले तो आप कहते थे जहांगीर तरीन इनकी एटीएम है उससे रिकवरी करें, वो चीनी माफिया में उनका नाम है, जब उनके ऊपर हाथ डाला गया तो आप कहते हैं खुसरो बख्तियार से करें और अलीमा खान साहिबा से करें। नहीं तो कोई एक थोड़ी है। आप मुझे बताएं, आमिर कियानी ने एहतियात के रेट बढ़ा के अरबों रुपए नहीं निकाले। ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट तो 40 नैब गर्दी के जरिए रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये जो सिर्फ आपको दिखाया जाता है फलां मिनिस्टर को बना रही है। एक दफा चीफ मिनिस्टर को भी पंजाब को बुलाया था, उसके बाद आप सुन रहे हैं कि वो परवेज इलाही साहब का नैब ने लिख के दे दिया अदालत में कि इनका तो बिल्कुल वो खत्म कर दे केस, आप हमें इनसे कोई पूछताछ नहीं करनी। तो ये तो एक नैब गर्दी के जरिए 4-5 लोगों पर बैसाखियों के सारे खड़ी हुकूमत चलाई जा रही है। और जो इनके शेख रशीद साहब की आप बात करते हैं, इनकी वो वीडियोज आप क्यों नहीं नादिया चलाती जो इन्होंने कहा था जला दो, डरा दो, मुल्क में आग लगा दो। इमरान खान न्यादी और उस वक्त आज हमारी पार्टी तो खामोश बैठी हुई है, हम तो उस चीज को आवाज नहीं दे रहे। लेकिन जब यही पार्टी जो है, जब धरना दिलवाया गया था एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले भी है, उस वक्त ये इमरान खान और शेख रशीद के सारे कहते थे मुल्क में आग लगा दो, जला दो, गिरा दो। आज हम भी वही तकरीरें करें क्या? हमने वो तकरीरें नहीं की, हमने तो कहा कि आप लेकर आए असेंबली में करारदाद, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लाए तो सही। अच्छा, क्या जो नौजवान शहीद हो गए उनके माँ बाप की आकृति कैसे होगी, जो पुलिस वाले शहीद हो गए, जख्मी हो गए, उनकी आकृति कैसे होगी? इन सारी चीजों को तो एड्रेस करें, बताए तो सही करना क्या है, क्या स्वतः मुका कर आते हैं, किसके साथ करके आते हैं। सही है, ठीक है। ये अब बस अली गौर साहब, हौसला आपकी सारी बात आ गई। जरा कंवर चीमा साहब को इसे वाइंड अप करने दीजिए। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब से जो ताल्लुकात है इमरान खान साहब के वो खराब ही नजर आ रहे हैं आपको, वो मामला सेटल नहीं होंगे। लेकिन जिस किस्म की पावर उन्होंने शो की है, आपको नहीं लगता कि ड्यू टू दैट पावर ये मुलाकात और राब्ते दोबारा से खोले गए हैं? क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली आपको भी पता है कि ये हुकूमत कितनी थिन लाइन ऑफ वोट्स के ऊपर खड़ी है या कितनी थिन मेजॉरिटी पर है। देखिए, अगर ये राब्ते खुल भी जाएं तो जो जहांगीर तरीन का वक्त जाया हो गया वो कौन लेके आएगा? जो वो रेपुटेशन पार्टी के अंदर लूज कर गए, कॉन्फिडेंस लीडरशिप के अंदर उनका चला गया, वो कौन लेके आएगा? कोई भी नहीं ले आ सकता। मुझे ऐसे लगता है जो अगला पॉलिटिकल लैंडस्केप है 2023 वाला, जहांगीर तरीन ये सारे टोले को लेके पीपल्स पार्टी के साथ या तो एडजस्ट हो जाएंगे या अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो हो सकता है विनिंग हॉर्सेस तो जरूर हो, लेकिन उन्हें किसी ना किसी पार्टी की जरूरत होती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो जिस तरह माहौल बन रहा है, पीपल्स पार्टी इनके लिए एक हार्ड फेवरेट हो सकती है और 2023 में ये अपने आप को पीपल्स पार्टी के साथ पिच भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सारे
साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है, और इनमें से जैसे राजा रियाज पीपल्स पार्टी से आए हैं, तो ये पीपल्स पार्टी में ज्यादा कंफर्टेबल भी है, और पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इमरान खान जैसे नहीं है, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है, बैकग्राउंड है। सो मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में ये जो नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है मुल्क में, जहांगीर तरीन उस ब्लॉक में चले जाएंगे और इमरान खान साहब अपना विक्टिमहुड का कार्ड और मैं ये ना कर सका वो ना कर सका ये करेंगे, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे खान साहब को। और आखिरी बात, 2023 का जो इलेक्शन है, जिस तरह ये बात कर रहे हैं पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव, 2023 के इलेक्शन में मजहब कार्ड बहुत ज्यादा खेला जा सकता है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी। एमएमए रिवाइव हो सकती है। पीएमएलएन डरती है टीएलपी से, क्योंकि टीएलपी जो है वो पीएमएलएन का कंजर्वेटिव राइट विंग बोर्ड जो है वो खींच सकती है, इसीलिए पीएमएलएन परेशान है कि किस साइड में जाएं। वो अपना इंटरनेशनल इमेज भी सेव करना चाहते हैं और राइट विंग बोर्ड भी सेव करना चाहते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, टीएलपी जो है वो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है, और 2023 का लैंडस्केप जो है वो मजहबी जमातों का ज्यादा नजर आ रहा है, जैसे कि आप इसको एनालाइज कर रहे हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।